आप सभी को नमस्ते। मैं सृष्टि मुखर्जी आज पुनः अपने मंच द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पे आई हूँ। आप सभी जानते हैं मैं क्यों आई हूँ। मैं आई हूँ आपको हिस्ट्री पढ़ाने। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको कक्षा 8 में कैचअप कोर्स के संदर्भ में कक्षा 7 की हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। तो आज जो मेरा चैप्टर है वो मेरा चैप्टर है चैप्टर 5, शक्ति के रूप में भवन वास्तुकला का प्रदर्शन, इमारतों का प्रदर्शन, मंदिरों का निर्माण। तो ये चैप्टर में मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था कि शक्ति के लिए प्रदर्शन करने के लिए लोग आदिकाल से अब तक बड़े बड़े भवनों का निर्माण कर रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास था, उस समय के इतिहास में जो बड़े बड़े भवन, मंदिर, किला, मस्जिद, मकबरे सबका जो निर्माण हुआ, इसको निर्माण करने का एकमात्र उद्देश्य था अपनी शक्ति का प्रदर्शन। तो जब तक हिंदू शासकों के समय था 700 से लेकर 1000 ईस्वी तक, तो उस समय उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, भवनों का निर्माण करवाया और अपनी वैभवता, संपन्नता, समृद्धि को दर्शाया। उसके बाद का जो समय आया 13वीं सदी से हमारे यहाँ सल्तनत काल के शासकों का आगमन हो गया था, आप सभी जानते ही हैं। तो सल्तनत काल के शासकों जब भारत पे आए तब इन्होंने भी भारत में अपनी व्यवस्था की, अपने को रखने के लिए, सुरक्षित संरक्षित करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने लोगों को रखने के लिए यहाँ पर इन्होंने भी स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला का विकास किया। उसके बाद मुगल्स थे, तो मुगल्स ने भी इसका प्रसार प्रचार किया। और मैंने तो ये भी कहा कि मुगल्स के समय को हम लोग स्थापत्य कला में स्वर्ण युग का दर्जा देते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा ही पैसे का एक्सपेंसेस हुआ था और अच्छी अच्छी कलाकृतियों का निर्माण किया गया था, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे बीच में अभी वर्तमान में धरोहर है हमारी क्या देश का नायाब ताजमहल, जो पूरे दुनिया में ख्याति प्राप्त किए हुआ है, ये मुगलों की ही देन है। तो अभी हम लोग जानेंगे किनके बारे में, स्थापत्य कला में किनके समय के बारे में हम लोग जानेंगे, सल्तनत कालीन शासकों के बारे में कि उन्होंने क्या क्या बनाया, उनकी क्या क्या देन है स्थापत्य कला में। भारत में जब वो थे तो उन्होंने क्या क्या बनाया, किस प्रकार बनाया, किस तकनीक का प्रयोग किया, किस ईस्वी में बनाया, और उसी प्रकार मुगलों की जानकारी आपको हम देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बोर्ड वर्क करके रखा है मैंने, तो मैंने आपको बताया कि यह मेरा क्वेश्चन ही है यहाँ। जैसे देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास में तुर्क, अफगानों और मुगलों द्वारा कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग कर स्थापत्य कला का विकास किया गया। तो ये जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि जो स्थापत्य कला सल्तनत काल में था, ये 2 भाग में विभक्त था, बोलने के लिए 3 भाग में विभक्त था। पहला था हिंदुओं के समय का स्थापत्य काल, दूसरा हुआ सल्तनत कालीन शासकों के समय का स्थापत्य काल, और तीसरा होगा मुगलों के समय का स्थापत्य काल। तो पहला तो आप जान ही गए हो, और ये दूसरा है सल्तनत कालीन शासकों के द्वारा निर्मित स्थापत्य कला। तो इस समय सल्तनत काल का जो पहला शुरुआत हुआ था वो कब से हुआ था, तो वो स्टार्ट हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। और कुतुबुद्दीन ऐबक को ये श्रेय जाता है कि उसने सल्तनत काल में स्थापत्य कला का पहल निर्माण करवाया था, तो वो भी था एक मस्जिद। यहाँ मैंने कालक्रम दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। स्थापत्य कला को उस जमाने में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग स्थापत्य कला में सल्तनत कालीन शासक करते थे। इंडो इस्लामिक शैली मतलब क्या, हिंदुस्तानी भारतीय संस्कृति उसके स्थापत्य कला में भारत के जो स्थापत्य कला है उसका भी आपको रूप देखने को मिलेगा, और इस्लामिक वो जो अपना इस्लाम का लाए थे उसका भी रूप देखने को मिलेगा। तो इसकी जो शैली थी सल्तनत कालीन शासकों की, तो इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रयोग किया था वो इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया था। और इसने सबसे पहले बनाया था, क्या बनाया था, तो मस्जिद बनाया था, कबतुल इस्लाम का मस्जिद। कब बनाया था, तो 1119 में। ये इसका पहला स्ट्रक्चर था भारत में। उसके बाद सल्तनत काल में ही दूसरा था 2.5 दिन का झोपड़ा। कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा भी किसके समय में शुरू हो गया था, तो 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया था कि ऐबक करवाया था। और ये एक विद्यालय था, उस समय हिंदुओं का विद्यालय चलता था, गुरुकुल चलता था। तो जब इनका शासन हुआ तो इनको इमीडिएट अब स्थान चाहिए, कैसे कैसे अपना अपना डेवलपमेंट करें, कैसे हम अपने रहने का स्थान बनाए। तो ये कहा जाता है इस विद्यालय को गुरुकुल को उसने कन्वर्ट किया था। किसमें कन्वर्ट किया था, तो उसने कन्वर्ट किया था अपने रहने का स्थान, वहाँ लोगों को बसाता था, रखता था। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में ये निर्मित हो गया था, रहने लायक बन गया था। इसीलिए
झोपड़े का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा था। उसके बाद थर्ड है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में उस दिन मैंने आपको बताया ही था कि ये जो मीनार है ये 5 मंजिला मीनार है, लेकिन इसको शुरुआत कर रखी थी किसने? ऐबक ने। लेकिन ये 1 मंजिला बनाने के बाद ही फिर ऐबक चल बसा और उसके बाद इसको कंप्लीट कौन किया? तो इसको कंप्लीट किया इल्तुतमिश। ये 5 मंजिला मीनार बना इल्तुतमिश के द्वारा, ये संपूर्ण हुआ। उसके बाद है चौथा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ये जो है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रारंभ किया था, किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इल्तुतमिश ने किया था। और इसको कंप्लीट किसने किया था? तो इसको कंप्लीट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इसी प्रकार और भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन देती रहूँगी, आप इसको ऐसा कीजिए, नोट करते चले जाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है नोट करना, क्योंकि ये आप लोगों को परीक्षा में आगे भी इसका आपको लय लगे रहेगा ही। इतिहास तो ऐसा सब्जेक्ट है जो ये आपको आगे तक जाएगा, तो इसलिए ये मध्यकालीन भारत का इतिहास को आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये भारत के बदलाव का समय था। इस समय भारत में बहुत तरह की बदलावें हुई थी, इसलिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भवन निर्माण में अभी आप लोगों को भाग द्वितीय में मैं पढ़ा रही हूँ। भाग द्वितीय प्रारंभ होता है सल्तनत कालीन स्थापत्य कला से। आगे इसको मैं और कंटिन्यू करती हूँ, इसको उतार लिया जाए, नोट डाउन कर लीजिए। मैंने बताया कि यहाँ में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा भी इसमें एक था। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सल्तनत कालीन जो भवन वास्तुकला स्थापत्य कला का निर्माण किया गया था, इसमें मुख्यतः भारतीय शैली और ईरानी शैली, इंडो ईरान शैली का प्रयोग करके भवनों का निर्माण करवाया जाता था, महलों का निर्माण करवाया जाता था, मस्जिदों का निर्माण करवाया जाता था, क्योंकि वो यहाँ के स्थापत्य कला से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो भारतीय मंदिरों की तरह ही मस्जिदों का भी ऊपरी छत, गुम्बद वगैरह आप देखने को आपको मिलेगा कि उत्तर के जो मंदिर हैं और मस्जिद है उनकी छतें एक जैसी हुआ करती थी। फिर साउथ में ऊंचा होता था, द्रविड़ शैली में क्या होता था? ज़्यादा लंबा होता था, मगर नागर शैली में गोल स्थान लेकर चबूतरा बनाकर मंदिरों का जो कंसेप्ट था ये मिलता जुलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंडो और ईरानिक शैली का प्रभाव था सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में। और मुख्यतः यहाँ पे मैंने उसको नोट डाउन भी करके रखा है कि आप लोगों को इसकी शैली देखने को एक जैसी लगेगी, अभी भी आप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकते हैं। उसी के बाद सल्तनत काल के निर्माण कार्य जैसे किला, मकबरा, मस्जिद, महल एवं मीनारों को नुकीले मेहराब नुमा आकृति दी जाती थी। और ये मेहराब नुमा जो भी आकृति जो ऊपर छत की तरफ नुकीली होती थी, तो आप समझ जाइए कि ये सल्तनत शासकों द्वारा निर्मित स्थापत्य कला का नमूना है। और इस क्रम में जो सामग्री का प्रयोग करते थे, इसमें मुख्यतः संगमरमर, चूना पत्थर, सुर्खी और उस समय कंक्रीट, इस सब का प्रयोग करके काम किया जाता था। और महल की नक्काशी वगैरह करने के लिए उस समय भी कामगार मजदूर हुआ करते थे, जो महल की नक्काशी ऐसी ऐसी नक्काशी करते थे कि लोग अचंभित हो जाएं। ऊंची ऊंची नक्काशी और महलों का निर्माण ये लोग करते थे। तो सल्तनत कालीन शासकों में इतना ही है। अब मैं मुगलों के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुगल का स्थापत्य कला में बहुत बड़ा देन है, तो मुगलों के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज भी हम स्थापत्य कला में जो एक हमारा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हमारा लाल किला हो या हमारा उत्तर का इलाका हो, हमारा जो भी प्रांत है जहाँ मुगल्स रहते थे, वहाँ पर उनके उदाहरण आपको देखने को मिल सकते हैं। और सबसे बड़ा तो आपका आगरा का है, क्या है? तो ताजमहल है। तो ये स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला, मूर्ति कला, ये उस समय करवाए जाते थे। उस समय के शासक लोग ये करते थे। क्यों करते थे? तो अपने प्रभुत्व, अपने प्रेम, अपने सद्भाव को, अपना धर्म का प्रचार करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता था। और आज भी हमारी मानसिकता यही है। आगे इसको और कंटिन्यू करते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन करिए।
आएंगे